यूं तो सबको इंतजार है कल का 23 मई का, और शायद कुछ लोगों की नींदें उड़ी हुई हो और दिल की धड़कनें भी तेज हो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ आम आवाम जो है, क्योंकि उसने अपना वोट दिया है 5 साल के बाद, उसे भी इंतजार रहता है एक अपनी उम्मीद की सरकार बनने का, और उसने वोट किया है। लेकिन उस सबके बीच हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुसलमानों के हवाले से, और बात यह की जा रही है कि आखिर मोदी हुकूमत के दौरे इख्तिदार क्या मुसलमानों और मोदी के बीच की जो दूरी है वो कम हुई है? सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ जो ये हुकूमत आई थी, क्या वाकई में हकीकत में वो इसको करने में कामयाब रही है? तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आप ये कहते हैं कि कोई भी, चाहे आप कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, आपका ये कहना है कि कोई भी इस तरह से कोई अलग नहीं है, किसी ने भी बहुत ऐसा किया हो मुसलमानों के लिए जो फौरी तौर पर सामने नजर आए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस और बीजेपी में मोटे तौर पर क्या फर्क देखते हैं? क्योंकि लिंचिंग को नकारा नहीं जा सकता है, 2002 को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, गौरक्षा के नाम पर जो लोगों के साथ हुआ उसको नहीं नकारा जा सकता है, लव जिहाद के नाम पर जो हुआ उसको भी नहीं नकारा जा सकता है, जो फ्रिंज एलिमेंट है उसको एक तरह से जो ताकत मिली कहीं पर भी किसी की दाढ़ी पकड़कर ये पूछ लेना कि जय श्री राम बोलो या बताओ कितने हुब्बुल वतन हो, नहीं हो, ये तमाम चीजें भी हमने देखी। उस सबके बीच क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए एक वाहिद मसला उसका तहफ्फुज बनकर रह गया है? देखिए, जितनी बातें आपने कही, चाहे आपने लिंचिंग की बात की हो, फसादात की बात की हो, या और लव जिहाद की बात की हो, इन तमाम बातों की कोई जो है वो जवाज़ नहीं है, इनकी कोई हिमायत नहीं है, इनसे कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब गलत है। अब जो बात आप दूसरी कह रही हैं कि जो जहाँ तक बीजेपी का और मोदी का साहब का जो मामला है, इस हवाले से मैं देखिए 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब जीत कर आए, एक बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ और पहली दफ़ा कहने जा रहा हूँ, 2014 में कांग्रेस जो कि हिंदुस्तान में इन 70 सालों में बड़े हद तक हुकूमत बराह रास्त और बिलवास्ता करती रही है और गांधी की सियासत और गांधी के नज़रियात की अपने आप को वारिस और अमीन बताती रही है, उसके सामने एक सवाल खड़ा हुआ कि वो आ गई 44 पर जी, और जो सावरकर के और गुलवाकर के को अपना वारिस और अपना अमीन और अपना आइडियोलॉग मानते हैं, वो आ गए 282 तक। इन 5 सालों में क्या कांग्रेस ने कभी इस बात पर कोई चिंतन किया कि आखिर हमसे वो क्या गलती हुई बुनियादी, कि वो नज़रिया जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और वो नज़रिया जो उस नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करता था, उसका एक काउंटर नज़रिया था, वो काउंटर नज़रिया यहाँ तक कैसे पहुँच गया? ये एक बड़ी बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुसलमानों को कितना किसने किया, देखिए, फसादात की जब आप बात करनी शुरू करेंगे तो कांग्रेस का सर बिल्कुल जमीन से लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के खाते में फसाद गुजरात का यकीनन है और निहायत बुरा फसाद है, और जिसके अंदर कितनी जानों का जिया हुआ है इससे कोई इनकार नहीं है, और मैं उसकी कोई दलील निकालना नहीं चाहता। लेकिन जब उस पैराए में आप जाएंगे तो वहां पर आपको चंद मिलेंगे और यहाँ पे आपको हजारों की तादाद मिलेगी। और मैं कहता चलूँ यहाँ पर कि जिस दिन हिंदुस्तान में मिसेस इंदिरा गांधी थी और क्या कहते हैं यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट समिट कॉन्फ्रेंस थी और 46 मुस्लिम कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर मौजूद थे, उस दिन आसाम नीली में 3000 मुसलमानों का कत्ल हो रहा था। तो अगर इस रास्ते पे अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत रास्ता ऐसा है कि जिस पर सिर्फ गंदा ही गंदा है। लेकिन इसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि जब आप 55 साल 60 साल इख्तिदार में रहते हैं तो इसमें कोई दुराई नहीं कि आपने तमाम इदारे बनाए, वो इदारे आप ही बना सकते थे क्योंकि इख्तिदार में आप थे, लिहाजा दूसरी जमात को उस कठेरे में खड़ा करना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर उस जमात ने आकर उन इदारों को बंद किया होता, उनकी ग्रांट कम की होती, उनको काम नहीं करने दिया होता, तो तब ये सवाल पैदा होता कि आप में और उनमें फ़र्क क्या है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की 2004 की हुकूमत हो या नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत हो 2014 की, इन दोनों हुकूमतों में कोई भी स्कीम जो मुसलमानों के हवाले से या कोई भी इदारा जो मुसलमानों के हवाले से मुल्क में था, उसमें किसी किस्म को बंद नहीं किया। दीजिए आप।
देखिए, पहले तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने भी प्रश्न उठाया कि जो गांधी जी की जो विचारधारा को लेकर के कांग्रेस पार्टी चली थी, आज वो इतने कम पर क्यों आ गई, और जो लोग वीर सावरकर और जो गोलवलकर की विचारधारा की थे और गोडसे के जो लोग थे, आज वो 282 पर। निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग अपनी विचारधारा से कभी विचलित नहीं होंगे, चाहे हम 44 पर रह जाएं, 44 से और कम हो जाएं, 44 से और ऊपर जाए। हमारा एक ही लक्ष्य रहा है और एक ही हमारा जो है हमारी सोच रही है। सुन लीजिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर बोलिए। मेरी बात पूरी आना पड़ेगा बीच में, मैं कभी बोलता नहीं हूँ बीच में, लेकिन मुझे आना पड़ेगा। वजह यह है कि कंप्रोमाइज कांग्रेस ने करना शुरू किया। राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य की शुरुआत की थी साहब, और राजीव गांधी के जमाने में ही क्या कहते हैं ये सिलसिला चला कि कुछ थोड़ा सा इधर का भी रखा जाए और कुछ उधर का भी रखा जाए। कांग्रेस जो है अपने बुनियादी नजरियात से हटी, और ये उसी का खमियाजा है और उसी की कीमत है कि आज आप यहाँ खड़े हैं। अगर आप नजरियात से नहीं हटते और तो आपकी सूरत हाल ये नहीं होती। और आज भी आपके लिए रास्ता यही है कि कल को आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, गैब की बात है, लेकिन नंबर जो भी आए, अगर आप अपने नजरियात पर कायम रहेंगे और उसके ऊपर जमे रहेंगे तो मुस्तकबिल में फिर आपके लिए जमीन रहेगी। और अगर आपने ये ढुलमिल रास्ता इख्तियार किया जो इन 6 महीने के अंदर मुझे देखने को मिला, तो फिर आप यकीन जानिए कि फिर मुस्तकबिल आपका इस मुल्क के अंदर नहीं है। ठीक है, देखिए, आपकी सोच हो सकती है, आपने मुझे बीच में रोका, मैं फिर बोलना चाहूंगा। आप इसको ढुलमिल रवैया मान सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि हम सबके साथ चलते हैं, हम सबके विषय में सोच के चलते हैं और सब लोग हमारे साथ होकर के चलते हैं। फर्क इतना है, भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में विभाजन की राजनीति करी है, आपस में बांटने की, फूट जो अंग्रेजों की पॉलिसी होती थी कि फूट डालो और राज करो, वही इन्होंने किया है। इस देश को हिंदू और मुसलमानों के नाम पर फिर से बांट दिया गया है। हिंदुओं को मुसलमान के नाम से डराया गया, मुसलमानों को हिंदुओं के नाम से डराया गया है, और उस चीज में वो कामयाब हो पाए सत्ता लेने में। वैसे कामयाब नहीं, लोगों के मनों में फर्क डालने में, लेकिन हमें सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन हम ये विष घोलने का काम, समाज में जहर घोलने का काम हम नहीं करेंगे। इंतखाबात की बात करें या फिर हम अब लोकसभा इंतखाबात की बात करें, आप ये देखें कि आप जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर लौटे हैं, और आप लगातार, हमने ये देखा कि कहीं पर भी मुसलमान लफ्ज लेकर, मुसलमान कहकर कहीं पर भी मुसलमानों को एक तरह से उनको खिताब नहीं किया गया, या उनके बारे में ये नहीं कहा गया कि अगर हम इख्तिदार में आए तो देखिए जो हमारी पिछली सरकारों में काम अधूरे रह गए थे हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको ये लगता है कि मुसलमान तो आपकी जागीर हैं, वो तो आपको वोट देंगे ही देंगे, बीजेपी को तो देंगे नहीं, वो तो हमारे हैं ही, चलो जो हमारे नहीं हो रहे हैं या हमसे दूर जा रहे हैं उनको अपने में शामिल किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे हम तो ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि मुसलमान हमारे भाई हैं और हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। लेकिन हम वोटों की दृष्टि से नहीं देखते हैं, वोटों के लिए स्वतंत्र है। और ये इस बात का इतिहास गवाह है कि मुस्लिम समाज का वोट कभी भी एक तरफ नहीं गया है। जहां जहां जिसकी जैसी सोच है, जिसकी तरफ जिसका झुकाव हुआ है, रुझान हुआ है, लोगों ने उसको वोट दिया। लेकिन तो रहा ना कि आपने दिल्ली तक में एक आपने टिकट नहीं दिया, तमाम जो मुस्लिम जो एमएलए हैं वो कहते रहे। केवल कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को जो है, मुझे ये बता दीजिए, दिल्ली में जहां कंस्टिट्यूएंसी में 4 लाख मुस्लिम वोट है, वहां भी आप उसको वोट देते हैं जिसको उसको टिकट देते हैं, इसके 1 लाख भी वोट नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप वो समाज तैयार नहीं कर सके जिसके अंदर मुसलमान जो है 40%, 50% एक हल्के में होने के बावजूद भी आपके अंदर ये जुर्रत नहीं है कि आप एक मुसलमान को टिकट दे सकें। वजह क्या है आखिर? नहीं, क्या मेहनत हुई आपकी? पहले बाद में आप इस चीज का जवाब देता हूं कि मुझे इस चीज से भी, आपके प्रश्न से भी मुझे दुख नहीं हो रहा, खुशी हो रही है, गर्व फक्र महसूस हो रहा है। इसलिए महसूस हो रहा है कि आज कम से कम चलिए कांग्रेस पार्टी से लोग हक से पूछ तो सकते हैं कि आपने क्या किया। क्या इसी हक से आप भारतीय जनता पार्टी से आज तक किसी ने पूछा है? क्योंकि उनसे तो उम्मीद ही नहीं करते हैं, उनसे तो सब जानते हैं कि ये तो देंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो मुसलमान विरोधी पार्टी है और इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जाती, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के साथ रही है, कांग्रेस से पूछने का हक है और कांग्रेस से पूछा जाता है, हम इस बात को स्वीकार करेंगे। एक बात समझिए साहब, मुझे बताइए कि आपकी आखिर यही सवाल जो कांग्रेस से पूछा जा रहा है वो बीजेपी से क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने क्यों नहीं एक भी टिकट दिया? देखिए, सबसे ज्यादा सवाल ये अगर किसी ने पूछा है, विपक्ष के लोगों ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो आप तमाम मीडिया चैनल्स पे बैठ के अपना पूरा सिस्टम और राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उन्होंने भाजपा से ये सवाल जरूर पूछा है और हर बार पूछा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने कभी भी जो अपना पैमाना रखा है सबका साथ सबका विकास का, उसमें ये नहीं कहा है कि हम मुसलमानों को सिर्फ
टिकट दे दें, मुसलमानों को किसी ऐसे मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी में टिकट दे दें, वहां से मुसलमान हार जाए, वो पैमाना नहीं हो सकता। क्या या फिर आप ये नहीं मानते कि अगर वो पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं पहुंचेंगे तो आप मुझे बताइए कि वो अपनी आवाज को, अपने मसलों को कैसे रखेंगे? आप तो एक तरह से पॉलिटिकल किलिंग है उनकी। पिछली सरकार में भी 3-3 मुसलमानों को आपने देखा है रिप्रेजेंटेशन, मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन है मुसलमान का, और ऐसी जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मुसलमान किसी ना किसी रूप में दर्जा प्राप्त मंत्री के रूप में, चेयरमैन के रूप में सरकार का हिस्सा है और अपने समाज के लिए काम कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पैमाना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि उसका एक ही मकसद है कि वो तो भारत में जो लोग रह रहे हैं, मुसलमानों को पॉलिटिकली इररिलेवेंट कर देना चाहते हैं के अल्फाज पे मुझे कड़ा एतराज है। क्यों हमें अल्पसंख्यक के रूप में हमें एक थोपा गया अल्पसंख्यक कि हम अल्पसंख्यक हैं। यासिर मुझे बताइए कि क्या आपको खुशी नहीं होगी कल आपको अगर आपकी पार्टी टिकट देती है एमएलए या एमपी का, तो आप ये बताइए कि आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी ऐसे इलाके से खड़े हो जहां जीतकर आप पार्लियामेंट में जाएं, मुसलमानों की आवाज जो आप यहां पर उठा रहे हैं वहां पर आप बैठकर उतारें, वहां पर आप मैं बता दूं हाँ। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन जब पार्टी को यह एहसास होगा कि मेरी जरूरत चुनाव लड़के उनके यहां काम करने के लिए है, मैं तब रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं बिना चुनाव लड़े हुए। जबकि मुझे तो ये मतलब इस तरह की बात मुझे हासिल है, ये ज़र्फ जिसको कहते हैं कि मैंने चुनाव लड़ा है बीजेपी के टिकट से, आप ही के जहां आप रहती हैं वहां से छोटा इलेक्शन ही लड़ा है, लेकिन मैंने लड़ा है। फिर भी सरकार को जब भी लगता है कि हमें कैसे काम लेना है, वो अपने सरकार का हिस्सा बनाती है, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा, कि मुझे अपने बताइए, लोगों के लिए, मुझे बताइए कि अगर आप एग्जिट पोल जो है अगर हकीकत में तब्दील होते हैं, ठीक है, एग्जिट पोल अगर हकीकत में तब्दील होते हैं और उसके बाद आएगा तो मोदी ही का नारा अगर वो फिर से हकीकत साबित हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि 5 साल आपको दिए गए, एक बार फिर से आपको 5 साल अगर मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अफसोस की बात यह है कि चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या फिर अब बीजेपी की हुकूमत रही हो, मुसलमानों का एक वाहिद मुद्दा उनका तहफ्फुज बनकर रह गया है। उनके डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता है, बल्कि मुसलमान को ये लगता है कि वो अगर सिक्योर है, अगर उसका तहफ्फुज है, अगर वो इस तरह से है तो बाकी काम तो वो खुद कर लेगा। आखिर ये फीलिंग उसके अंदर क्यों डेवलप हुई हुई है? देखिए, आपने बहुत शानदार सवाल फिर मुझसे पूछा है। मैं आपके जरिए ये मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप कम से कम अपने अंदर से ये डर निकालें। आप देखिए आज के दिन में, यकीन माने कि आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, और जो इस तरह के सोशल मीडिया और ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपनी बात रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं 99.9% मुसलमानों की तरफ से जो बातें लिखी जा रही हैं वो मौजूदा सरकार के खिलाफ लिखी जा रही। आप क्यों लिख रहे हैं? आप अगर सरकार आती है तो आप उसका इस्तेकबाल कीजिए, और आप देखिए कि सरकार ने जैसे आपको पिछले 5 सालों में देखिए किन लोगों को डर लगा हुआ है, जिनकी राजनीति खत्म हो रही है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते थे उन्हें डर लग रहा है, जो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी से डरते थे उन्हें डर लग रहा है, जो लोग ईमानदारी से, शराफत से काम कर रहे थे। आप बिल्कुल मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम मोहल्लों में जाके देखिए कि कहां किसी एक आदमी को बताइए कि किसी पुलिस वाले ने जाके पूछा कि तुम यहां कैसे काम कर रहे हो, कैसे दुकानदारी कर रहे हो, कैसे यहां रह रहे हो, तुम पे ये टैक्स बढ़ा दिया गया है, तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। ये सारी अफवाहें जो हैं, ये सारी जो लोगों को डराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने तो यह भी कहा 5 साल पहले या उससे पहले भी, जब वाजपेयी साहब सरकार नहीं बनी थी, तो कहते थे कि इस तरह की सरकारें आएंगी तो आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बताइए कौन चला गया? मैं आपको वो लंबी चौड़ी कौन चला गया? लेकिन आपके नेताओं का बयान बोलने से तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कम से कम आपके नेताओं से तो अच्छे नेता रहे ना, आपके नेताओं रहना चाहिए, तो सामने से हालात किया है। कांग्रेस पार्टी इस देश में है, एक भी हमारे मुसलमान भाई को बांग्लादेश या पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नहीं है। कर रहे हैं 60 से लेके दंगों का इतिहास, 60 में गुजरात से लेके भागलपुर से लेके हाशिमपुरा से लेके, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जहां मुसलमानों को सिर्फ कत्लेआम किया गया, वो कांग्रेस की देन है। देखिए, ये बीच में बोलेंगे मुशरा, तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो मुसलमानों के बारे में, जो मुसलमानों के फलाह और नाबूद के लिए, देखिए हमारा मेन मकसद है जो सरकार दोबारा आती है। इन्हें चुप कराइए, मैं 30 सेकंड में। देखिए, मेरा मेन मकसद है कि मुसलमानों के
करेंगे, झूठ एजुकेशन बोलने में, का स्तर झूठ बोलने और में बढ़ाया वो जाए, करेंगे। मुसलमानों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए ये देखिए, सरकार भाषणों में पूरी बहुत ताकत अच्छी लगती है लगाएगी। बात। मुसलमान टीवी चैनल्स में मुसलमान डिबेट में अपने बहुत आप अच्छी में खुद लगती है। मुख्तार होंगे, लेकिन ये सरकार सरकार की ये नीयत चाहेगी, कभी ये नहीं कांग्रेस का भी नहीं आपकी चाहेगी। सरकार ये की कांग्रेस नीयत चाहेगी देखने को मिली। कि मुसलमान उसमें बहुत अच्छी लेकिन हमें सरकार की नीयत में वो कहाँ खत्म हो दिखी गया है? है, वो खत्म हो गया है, देखिए, इसलिए कांग्रेस बेचैन है। अच्छे ढंग से डिबेट की जाए, ज्यादा बेहतर होगा। अनिल जी, मुझे बताइए कि जब अमित शाह ये कहते हैं एनआरसी के मामले पर मुसलमानों को छोड़कर और तमाम माइनॉरिटीज के वो बारे में बात करते हैं जो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो 6 साल से यहां पर रह रहे हैं। जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, जब योगी आदित्यनाथ की एक लंबी फहरिस्त है उनके बयानों की जो मुसलमानों के हवाले से उन्होंने सीएम बनने से पहले और बाद में दोनों दिए हैं, इसके अलावा न जाने कितने ऐसे एमपीज एमएलएज हैं बीजेपी के जिन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमानों को मारने काटने की बात कही है। फिर ये मुझे बताइए कि आखिर फिर ये कैसा सबका साथ सबका विकास है और आखिर कैसे फिर मुसलमान बीजेपी के ऊपर यकीन कर लें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए बुसरा जी, मैं एक बात सच्चाई बताना चाहता हूं, पता नहीं कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से। चाहे प्राचीन में आप चले जाइए, मध्ययुगीन काल में या प्राचीन काल में या वर्तमान में आप जिए, राजतंत्र पहले था, आज लोकतंत्र है। लेकिन सच बताऊं, अगर आप बहुत न्यूट्रल होकर देखें तो राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, आप दोनों जगह देखें, यहां सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने के लिए कोई ईमान नहीं होता, कोई आदर्श नहीं होता, कोई भी नियम कानून नहीं होता। टारगेट सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने का होता है। पहले राजाओं का होता था, आज की डेट में राजनीतिक पार्टियों का होता है। तो अगर ये उम्मीद किया जाए, जबकि ये सच है कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, कहीं न कहीं आदर्शवादी होते हैं, एक प्रतीक होते हैं, लेकिन हकीकत एकदम उल्टी होती है। ये उस सत्ता एक तरफ मुसलमानों की तरफ प्यार दिखाने वाला उस पर उंगली उठती है और दूसरी तरफ मुसलमानों से नफरत दिखाने वाला जो प्रयास करता है उस पर भी उंगली उठती है। मोहरा केवल मुस्लिम समाज बन रहा है। क्यों बन रहा है? इसकी सच्चाई में जाके देखिए। ये अगर आप देखें तो 70-75 दशक के पहले इस तरह का माहौल नहीं था। 75 के बाद दिनों दिन ये माहौल बढ़ता चला गया। कारण था उसका, ये जो राजनीतिक सियासत एक खेली जाती है, इसमें अगर आप देखें कि एक तरफ जो राजनीति के तहत मुसलमानों का प्री बनने की कोशिश कर रहा था, तो उस पर इतनी उंगली उठाई गई कि वर्तमान में आते आते उसको मुस्लिम पार्टी घोषित कर दिया गया। तो उससे, लेकिन देखिए, जिसने घोषित किया उसने खुद ब खुद मुस्लिम से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका उल्टा रिजल्ट देखिए। कहीं इसके पर्दे के पीछे उसको एक बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है, इसलिए उसने अपने आप को मुस्लिम के विरोधी घोषित करने की कोशिश की। और जो अगर आप ध्यान दें कि इस तरह की जो राजनीति होती है ना, उसमें मैं आपको बड़े खुले दिल से बोल रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां जो जिम्मेदार हैं उनसे कहीं ज्यादा इस मुस्लिम धर्म के जो अपने उच्च वर्ग के, चाहे उनको राजनीतिक नेता कह लीजिए या उनको शिक्षाविद कह लीजिए, या जो इनमें जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं जिनको मुल्ला मौलवी शब्द कहते हैं, या वो थोड़ा सा अपना एक समाज में पकड़ बनाए, मैं मानता हूं कि राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा इन लोगों ने अपने समाज का नुकसान पहुंचाया है। जो आज एक राजनीतिक वोट बैंक के रूप में ये बने हुए हैं, जो इनको हमेशा एक कहते अच्छा नहीं लगता कि एक भीड़ की तरह हाँक दिया जाता है, फतवा जारी कर दिया जाता है और उसका पालन भी अभी तक देखने में आया काफी हद तक, मैं नहीं कहता 100 होता चला है। तो वो उसका कारण सिर्फ इतना था कि हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, जहां उनका प्रयास होना चाहिए था कि उन मुस्लिम भाइयों को, बच्चों को दिनों दिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते और सरकार से, किसी की सरकार उनसे लड़ाई लड़े कि हम मतलब इसके लिए प्रयास करते हैं और आपका सहयोग चाहिए, वहां वो उधर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, लेकिन समाज को कहीं न कहीं उन्होंने और गर्त में ढकेलने का काम किया। ये रिजल्ट है इसका। ख्वाजा साहब, आप ये देखें कि जितना पाकिस्तान इन 5 सालों मुसलमानों को भेजा गया है, उतना शायद इससे पहले कभी भी नहीं भेजा होगा। ये अलग बात है कि ये अलग बात है कि टिकट नहीं दिया गया उन्हें, लेकिन बार बार जो चाहे गिरिराज सिंह की बात करें या तमाम नेता जो है, हर मामले में उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए। एक मिनट अगर इजाजत तो आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा था मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था, अभी याद आया कि जो आपने अमित शाह जी का बयान है, मेरा जवाब उसी से रिलेटेड था कि देखिए अमित शाह जी ने ऐसा बयान क्यों दिया।
वो नहीं उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि मुस्लिम छोड़ बाकी हिंदू या जो अन्य धर्म के लोग हैं जो 6 साल से रह रहे हैं उनको हम ला के यहां सेटल कर लेंगे, उनको नागरिकता, इसके पीछे का मैसेज देखिए ना कोई मुस्लिम बाहर भगाया गया एनआरसी के मुद्दे के तहत और न किसी हिंदुओं को आज तक एंट्री की दी गई। लेकिन ये जो राजनीति के तीर चला दिए जाते हैं, उससे और आगे बढ़ के आपको एक मैसेज देता हूं। कश्मीर समस्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है कश्मीर, लेकिन कश्मीर समस्या को बिल्कुल अलग ढंग से देखा जा रहा था। लेकिन इन 2-3 सालों में आप देखें कि हमारे नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी बेल्टों में 2-4-10 कश्मीरों को वक्त बेवक्त जिस तरह से उनको मारा गया, मार के भगाया गया किन्हीं भी कारण से, लेकिन उसका मैसेज जो पूरे देश में गया, वहां कश्मीर शब्द नहीं आया, मुस्लिम शब्द आ गया। तो ये जो होती है राजनीतिक रोटियां सेकने का, ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत घातक होती है। मेरा जो सवाल आपसे था, पाकिस्तान जितना भेजा गया, तमाम जो लीडर्स हैं, गिरिराज सिंह जो अभी भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वहां से लड़ रहे हैं बेगूसराय से, आप ये बताइए कि जो एक दूरी जो समाज में बनी है और जिस तरह की नफरतें चाहे हम सोशल मीडिया पर देखें, हो सकता है वो जमीनी हकीकत उतनी ना हो लेकिन उसमें हकीकत तो है। क्या आपको नहीं लगता कि इन 5 सालों में वो दूरियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं बल्कि खाई में तब्दील हुई हैं? देखिए, दूरियां और फासले तो हैं, इससे इनकार करना जो है वो हकीकत के खिलाफ बात करनी होगी। बुनियादी चीज़ ये है कि अगर दूरियां और फासले हैं तो उन दूरियों और फासलों को कम करने के लिए दोनों तरफ से कितनी ईमानदारी से कोशिश हुई है। आपने जो बात कही, मिश्रा जी ने अभी जो बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए समाज के जो बड़े लोग होते हैं, चाहे वो उसमें आप उलमा को शामिल करें, दानिश्वरों को करें, असातिज़ा को करें, वगैरह और दूसरे लोगों को करें या समाज सुधारकों को करें, वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो समाज में के अंदर जो एक सोच, एक जो ट्रेडिशनल सोच है या स्टीरियोटाइप्ड सोच है या नोशनल सोच है, उसको प्रोग्रेसिव सोच में कैसे कन्वर्ट करें। मुस्लिम समाज की बदकिस्मती ये है कि हमारे समाज में एक वन ट्रैक सोच चलती है, जबकि दुनिया जो है वो मल्टी ट्रैक का दौर आ चुका है। आपको दूसरे ख्यालात को भी सुनना पड़ेगा, आपको अपने कान भी खोलने पड़ेंगे, आपको दिमाग भी खोलना पड़ेगा, आपको दिल को भी वसी करना पड़ेगा। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है गेटोइजेशन का, उसके जाल में और उसकी दलदल में आप दिन ब दिन फंसते चले जा रहे हैं और आपका ग्राफ बजाय इसके के ऊपर जाए, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। और ये एक हकीकत है कि कोई किसी को नहीं गिराता। अगर मुस्लिम माशरा आज बदहाल है तो मैं पूछना चाहता हूं, चलिए हिंदुस्तान में तो मुसलमान जो है वो बड़ा बहाल है भाई, सऊदी अरब में तो दौलत की कोई कमी नहीं है, साइंटिफिक मैदान में इन्वेंशन में क्या तरक्की करी उन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने क्या तरक्की करी, तमाम मुस्लिम वर्ल्ड जो है आज। दो चीज बातें आपने जो पाकिस्तान की बात कही है, देखिए मैं यहाँ एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से और एक मुसलमान होने की हैसियत से ये कहता हूँ, 1000 गिरिराज पैदा अगर हो जाए तो हो जाए। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे वही हक देता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को हक देता है। और मेरे जैसे लोग हिंदुस्तान में करोड़ों बसते हैं, इनके अंदर कोई ये कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जा सकता कि साहब मिश्रा जी मुझे निकाल देंगे। हु द हेल मिश्रा जी इज, मुझे बताइए हु द हेल गिरिराज किशोर इज टू से कि गो टू पाकिस्तान। वो उनके पास ये जुर्रत कहां से आई? ये सवाल जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत की ये जिम्मेदारी है, आरएसएस की क़यादत की जिम्मेदारी है कि जो लोग इस ज़बान को बोलते हैं उनको लगाम। लेकिन आपने देखिए कि जब भी इस तरह के बयानबाजी आई है, जो नेतृत्व है उन्होंने खंडन किया है, तो इस तरह के झूठ को भी। वक्त की मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।